नमस्कार दोस्तों। एफआईए के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारी जिंदगी में सुख और दुख दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम देखें तो दुख कोई भी कुछ भी नहीं है। जिंदगी में कुछ भी आता है हमें सिखाने के लिए आता है। जिंदगी में अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है, और हमें हर चीज सीखने के लिए कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाती है। जिंदगी का जो भी दौर गुजरता है हमें सिखाकर जाता है। तो अगर हम हर दौर में से कुछ ना कुछ सीखें, चाहे वो कोरोना का दौर था जब हम सब लोग घर में बंद हो गए, चाहे वो अ, कोई भी दौर रहा हो, चाहे वो हमारा खुशियों का दौर रहा हो, चाहे वो गमों का दौर रहा हो, हमें जिंदगी में हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब हम सीखना शुरू कर देते हैं तो हम प्रॉपर प्लान करना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रॉपर प्लान करना शुरू कर देते हैं तो हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दुख हैं या बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जिनसे हम छुटकारा पा लेते हैं, जिनको हम ओवरकम कर लेते हैं। हम आज सक्सेशन प्लानिंग की बात करने जा रहे हैं, जो कि एक जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट जतिंदर खेमका जी। नमस्कार खेमका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एफआईआई की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर। और खेमका जी, मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाह रहा था कि प्लानिंग जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। और हमारे जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम गलतियां करते हैं या कुछ भी उतार चढ़ाव आता है, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। उसी जी। तरह मैं आज का हमारा ये जो आज का एपिसोड है सक्सेशन प्लानिंग का, वो चलेगा आगे। हम क्वेश्चन आंसर के दौर की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ आप अपने जर्नी के बारे में या कुछ भी ये प्लानिंग के दौर का, कुछ सीखने के दौर का, कुछ आप अपने व्यूज दें हमारे दर्शकों को। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का मैं आभारी हूँ। वैसे तो मैं इसका पार्ट टू बीइंग द चेयरमैन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कमेटी चेयरमैन, और आप लोगों के साथ काम करने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी टीम, जैसे कि आपको पता, बड़ी कोहेसिव है। और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट के साथ और लोगों के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में रह के डिफरेंट डिफरेंट विषयों को ले रही है, और उनके समाधान की जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनके समाधान को देने के लिए काम करती है। बेसिक बात ये है। और अब तो कई साल से हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और जो ये आपने आज विषय चुना है, बहुत ही मतलब रेलिवेंट विषय है। और अभी इस विषय के बारे में अवेयरनेस कम है, लेकिन इश्यूज बहुत हैं और लिटिगेशन बहुत है। और जैसे आपने कहा, सुख और दुख दोनों ही केस में ये विषय बड़ा रेलिवेंट है। और हम अपने सुख के दिनों को ऐसा कैसे करें कि जो समय जब खराब आए तो वो बड़े आराम से, बड़े समझदारी से निकल जाए, और एक जो फैमिली है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो कोहेसिव तरीके से हमारे डिफिकल्ट टाइम को भी निकाल दे। और पिछले सालों में जब आपने जैसे जिक्र किया, कोविड के टाइम में अचानक कुछ ऐसे मौके आए जब कुछ लोग चले गए। और आज भी कब कौन जाएगा, कब कौन आएगा। और लेकिन हमारा सबका काम यह है कि हम चीजों को कैसे, अपनी चीजों को ढंग से प्लान करें, और वो चीजें कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बने, कि जो आने वाले समय में जो हमने चीजें बनाई हैं वो आगे तक जाए और दूर तक जाए। और ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे हमारी अपनी पर्सनल वेल्थ हो, उसका पूरी तरह से सदुपयोग हो और पूरी तरह से उसके बेनिफिशियरी जो उसके होने चाहिए उन तक वो पहुंच सके। जहां तक आपने कहा, मेरे को आज 33 साल हो गए हैं इस ये प्रोफेशन में। और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को मैंने अपनी प्रैक्टिस का एक रीजनेबली, हमारी फर्म काम करती है सभी विषयों पे।
टैक्सेशन से लेके, ऑडिट से लेकर, आईपीओ कंसल्टेंसी ले से लेकर, और कंपनी लॉ कंसल्टेंसी लेकर। परंतु मैंने ये समझा कुछ सालों से कि जो ये विषय है सक्सेशन प्लानिंग का, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपने मेरे को मेरा परिचय एडवोकेट की तरह दिया, तो लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ। और मैं पिछले और इकोनॉमिक्स विषयों पे और फाइनेंस विषयों पे मेरी पकड़ है, और कॉर्पोरेट साइड की टैक्सेशन और कॉर्पोरेट साइड की प्लानिंग और मर्जर्स, ये सब चीजें हम लोग करते हैं। ये विषय आजकल का, आज का कोई डिस्क्रिप्शन का नहीं है। जो मेन मुद्दा है सक्सेशन प्लानिंग का, सक्सेशन प्लानिंग में, खाली सक्सेशन प्लानिंग में, इसमें एक वर्ड और जोड़ना चाहता हूँ, स्टेट प्लानिंग। जब मैं स्टेट प्लानिंग की बात करता हूँ तो मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ, और जब मैं सक्सेशन प्लानिंग की बात करता हूँ तो मैं बिजनेस की बात करता हूँ। और वैसे तो दोनों ही शब्द दोनों जगह रेलिवेंट हैं। बिजनेस में भी बिजनेस से रिलेटेड स्टेट प्लानिंग भी होती है, और बिजनेस में भी बिजनेस से रिलेटेड सक्सेशन प्लान होता है। और इसी तरह इंडिविजुअल में भी इंडिविजुअल से रिलेटेड स्टेट प्लानिंग होती है, और इंडिविजुअल से रिलेटेड सक्सेशन प्लानिंग भी होती है। और हमारे रिचुअल्स में भी हमने देखा, किसी की डेथ पे जो एक पगड़ी की रस्म होती है एक सब जगह है, तो वो एक जिम्मेवारी की रस्म होती है, वो एक सक्सेशन की रस्म होती है, वो एक ट्रांसफर की रस्म होती है। तो ये सक्सेशन क्या है? सक्सेशन जिम्मेवारियों का ट्रांसफर और वेल्थ का ट्रांसफर। जो एक व्यक्ति के पास जिम्मेवारियां थी और वेल्थ उसने एक्यूमुलेट की है, वो कैसे ब्यूटीफुली आने वाली जनरेशन्स को, या आने वाले बिजनेस में जो उसने बिजनेस एम्पायर बनाया है उसमें लोगों को कैसे, बिजनेस को मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा, क्योंकि बिजनेस के टॉपिक को कभी, या आज ही थोड़ा सा मैं टच अप ऑन कर दूंगा, क्योंकि आज तो मैं ओवरऑल व्यू देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो जी। हम इन विषयों पे मैंने देखा है कि चर्चाएं कम होती है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या नहीं है, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं, चाहे और कोई चीज से आपने धन कमाया है, चाहे आपकी एंसेस्ट्रल वेल्थ है। लेकिन एक समय रहते हुए टाइमली हम इसके बारे में ना चर्चा करते हैं, ना समझते हैं, और ना ही हम अपने फैमिली में या अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, एसोसिएट्स मतलब स्टेक होल्डर्स के साथ, उसको जिसको जितने जो चीज डिस्कस करनी चाहिए डिस्कस करते हैं। कई बार हमारे बिजनेसेस में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं होते, कई बार हम प्रोपराइटरशिप में ही चले जाते हैं, कई बार एक प्रोपराइटर है लेकिन उसके साथ जो उसके स्टॉक होल्डर है, पार्टनर्स हैं, वो कई हैं, उनको डिफरेंट तरीके से अपने बेनिफिट ड्रॉ कर रहे होते हैं। इसी तरह कई बार पार्टनरशिप में है, कई बार कॉर्पोरेट में, तो कौन सा राइट स्ट्रक्चर है बिजनेस में, ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है। और किस स्टेज पे कौन सा स्ट्रक्चर में आपको कन्वर्ट करना है। नहीं तो कोई, बहुत सारे बिजनेसेस में देखता हूँ बड़े बड़े बिजनेस बन जाते हैं और एक टाइम के बाद उसको बंद करना पड़ता है। ये बड़ा विषय, गंभीर विषय है, क्योंकि 100 करोड़ की सपोज आपकी टर्नओवर हो गई है और आप अकेले अपने दम पे इसको चला रहे हैं, और आपके बच्चे उसमें आना नहीं चाहते हैं, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि खाली बिजनेस जब आपने बनाया, ठीक है, आपने अपनी उससे वेल्थ कमाई, रोजिका कमाई, उस बिजनेस को बनाने में दिन रात एक किया, लेकिन वो बिजनेस आपका नहीं है, वो बिजनेस खाली आपका नहीं है, वो बिजनेस इस कंट्री का भी है। उस कंट्री के लिए आपने इतना बड़े इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया है, तो उसकी सक्सेशन कैसे रहे, उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे रहे, उसकी परपेचुअलिटी कैसे रहे, ये भी हर व्यक्ति को, जिसने उसको बनाया है, हर एक ओनर को, हर एक एंटरप्रेन्योर को उसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। और जब हम बिजनेस की सक्सेशन प्लानिंग की बात करते हैं, तो ओनरशिप ऑफ बिजनेस और एग्जीक्यूशन इन बिजनेस दोनों को बड़े ध्यान से अलग, जब मैं ओनरशिप इन बिजनेस कहता हूं तो मैं कहीं ना कहीं बिजनेस की स्टेट प्लानिंग की बात करता हूं, और जब मैं एग्जीक्यूशन इन बिजनेस कहता हूं, कंट्रोल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कहता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं उसकी सक्सेशन प्लानिंग की, उसकी टीम की प्लानिंग की, उसकी मैनेजमेंट टीम की प्लानिंग की बात करता हूं।
तो ये दोनों विषय बहुत बड़े विषय हैं। और जब मैं बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो मैं हर चीज में कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मतलब फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए या पार्टनरशिप होनी चाहिए या एलएलपी होनी चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, नेशनली होनी चाहिए, इंटरनेशनली होनी चाहिए। तो उस वो एक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो फिर मैं उसमें क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कौन स्टेक होल्डर है, कौन किन के पास ओनरशिप है, वो ढंग से ऑन पेपर राइट है या नहीं है, इसकी मैं बात करूंगा। फिर उसमें मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो मैं बात कर रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, आपने किसको क्या पावर दे रखी है, वो डिपेंड करेगी कि आपकी कितना बड़ा बिजनेस है, उसमें आप कौन किसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं। कब कई बार बिना कैपेबिलिटीज के पावरों को दे देते हैं या जिम्मेवारियों को दे देते हैं, तो एक लेवल के बाद वो बड़ी दिक्कत करती है बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ, सब चीजें उससे हिट होती है। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल की, आज जो मैं विषय रख रहा हूं, जब मैं इंडिविजुअल की सक्सेशन प्लानिंग की बात कर रहा हूं, तो इसमें तो अभी भी मैं देखता हूं लोगों को इस विषय के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं, और लोग इस विषय के बारे में अपने परिवारों में आजकल कोई बात भी नहीं करते हैं। जी। और बहुत सारी चीजें ट्रांसफर, जबकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सबसे बड़ा रिस्क ये हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। आजकल मैं देखता हूं 4 लोगों की फैमिली में भी कम्युनिकेशन बहुत कम है, क्योंकि हमारे घर बड़े हो गए हैं और आदमी कम हो गए हैं। तो वो जो स्पेस है बहुत बढ़ गया है, हमारी दूरियां बढ़ गई हैं कि एक घर में रहते हुए भी। और वो कम्युनिकेशन, वो जानकारियां, उसका कम्युनिकेशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका ट्रांसफर होना, वो टाइमली नहीं हो पाता है। फिर आजकल सिस्टम ये हो गया, कई बार बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, 12th के बाद ही बच्चा चला गया, तो उसके पास तो वैसे ही बहुत सारी जानकारियां खत्म हो जाती है। 12वीं तक वैसे ही कुछ बहुत जानकारी नहीं होती, और उसके बाद और जानकारी, और जब तक वो आता है या तो बाहर ही सेटल हो जाता है, या जी। आता भी है तो वो अपने अपने अपनी कमाई में लग जाता है, अपने ऊपर फोकस करने लग जाता है। वो फादर के साथ कम्युनिकेशन, एक भी ये भी गैप है आजकल, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन होना। मैं तो बहुत सारी अपनी फैमिलीज में देख रहा हूँ कि बिजनेसेस हाउसेज में बहुत सारे बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, या वो सर्विस में जा रहे हैं या अपना नई स्ट्रीम चालू करना चाह रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन, तो जब तक आप इंडिविजुअल में इस विषय को नहीं समझेंगे, तो मैं तो देख रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन में ही वेल्थ का ट्रांसफर होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता जी। है। और बहुत सारे लोगों को इस पूरे सिस्टम की, इसकी, क्योंकि इजी वे अपनाने की कोशिश करते हैं, और वो आज तो हो सकता है आप कर लें, अपने टारगेट्स को अचीव कर लें, ठीक है, परंतु आने वाले विषय में पता लगा तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हो पाई है, पता लगा आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की है, तो उससे टैक्सेशन के ही इशू आ गए हैं, पता लगा वो ढंग से ट्रांसफर ही नहीं हुई है चीज, ठीक है। तो इस विषय पे चर्चाएं मेरे ख्याल हमारे को करनी चाहिए, और आपने, मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय को दोबारा से चुना। एक बार 3 साल पहले, 4 साल पहले हमने इस विषय पे चर्चा की है, मेरे को याद आ रहा है। जी। और मैं काफी प्लेटफॉर्म पे इस विषय में चर्चा करता रहता हूँ। और आजकल वेल्थ मतलब छोटी मोटी वेल्थ से लेकर कई करोड़ों तक की वेल्थ लोगों के पास है, और हर एक व्यक्ति को जो उसकी सामर्थ्य उसने वो इकट्ठी की है, और वो चाहता है कि वो वेल्थ का मेरी फैमिली के बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिशियरीज के लिए उसका सदुपयोग हो। तो इस विषय को हमारे को लोगों के बीच में ले जाना आपके माध्यम से, और ये चर्चा मेरे ख्याल ये लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। जी। धन्यवाद खिमका जी। आपने जो ये सारा बताया, स्टेट प्लानिंग का, सक्सेशन प्लानिंग का, और उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, आपने बताया हमें कि आजकल गैप बढ़ गया है, फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, घर बड़े हो गए हैं, मेंबर्स, एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 कमरों में बैठते हैं, आपस में बातचीत कम होती है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है।
वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आज जो हम, क्योंकि क्योंकि हमारे ऑडियंस को ना इस चीज पर बहुत कुछ जानने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। और नॉलेज का होना सबसे पहला सॉल्यूशन है, कि सबसे पहले राइट नॉलेज होना, राइट पर्सन का होना, ये दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं लाइफ में। और आपसे इस पॉइंट पर मैं समझता हूँ कि आप हमारे लिए सबसे राइट पर्सन हैं, क्योंकि आप दिल्ली के चंद बड़े सीए हैं। मैंने गलती से एडवोकेट यूज कर लिया था, लेकिन आप चंद जो बड़े जो सीए हैं, आपका नाम उनमें आता है। और हम वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस सर। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप हमें बताएं, क्योंकि ये जो सक्सेशन प्लानिंग है या स्टेट प्लानिंग है, टॉपिक कोई भी हो, इसको लोग अक्सर सही समय पर नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन गैप सेकंड प्रॉब्लम है, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम है जहां पे आपस में कम्युनिकेशन होती है, वहां पर भी ये सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती है। लोग या तो इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, या फियर की वजह से नहीं करते हैं, या वो इसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो सक्सेशन प्लानिंग है या स्टेट प्लानिंग है, इसका सही समय क्या है, हमें कब से इसकी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, इसको कब से कंसिडरेशन में लाना चाहिए, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। और अगर मैं कहूँगा स्टेट प्लानिंग की या बिजनेस में सक्सेशन प्लानिंग की बात करनी है, या दोनों की एक साथ साइमल्टेनियसली बात करनी है, तो उसका टाइमली होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उससे रिलेटेड लॉस को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट। और जब हम टाइमली होने की बात करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन की लाइफ से जुड़ा हुआ है। उसमें एक वर्ड आता है कि डेथ। तो हम एज ए कंसल्टेंट भी, और व्यक्ति अपने लिए भी, उस वो डेथ वर्ड का है ना, को समझ नहीं पाता। और मैं समझता हूँ कि उसको समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, आप उसको डेथ से मत जोड़िए। आप ये समझिए कि आज मेरे पास एक रीजनेबल मेरी वेल्थ है, और हर समय पे उसके बेनिफिशरीज ने, क्योंकि ये डायनेमिक है लॉ के हिसाब से। और जो मेरी वेल्थ है, मैं अभी भी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जी। उसमें उस वेल्थ से आप कई जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रहे होते हैं। और इस वेल्थ के बेनिफिशियरी आपकी इच्छा, एक वर्ड है इच्छा से होना, दिल से होना। उसके कई आपकी दिल से कौन कौन उसके बेनिफिशियरी हों, तो इसलिए वो एक वर्ड आया है विल। ठीक है, तो विल के माध्यम से, आपकी इच्छा के माध्यम से, ठीक है, वो वेल्थ जाए। या एक दूसरा तरीका है, जो अगर हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के साथ जाए। और हिंदू में जब हम कहते हैं, तो हिंदू में हम हिंदू को लेते हैं, जैन्स को लेते हैं, सिख्स को लेते हैं, और बुद्ध को लेते हैं। मतलब उनमें किन को नहीं लेते? मुसलमान मुस्लिम्स को नहीं लेते, उनमें हम क्रिश्चियंस को लेते, पारसीज को नहीं लेते, और ज्यूज को नहीं लेते। बाकी जो भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू सक्सेशन एक्ट से नहीं करती, जो कुछ ट्राइबल टेस्टी एरियाज हैं, कुछ ऐसी जिनके अपने पर्सनल लॉज हैं, तो वो उससे गवर्नड होते हैं। ये आपने इलेक्शन में भी ये विषय जोर से आते हुए देखा होगा कि मुस्लिम्स के लिए एक यूनिफाइड यूसीसी होगा, लेकिन कुछ ट्राइबल क्लास को आपने छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ दिया? तो वो यही विषय है। तो लेकिन आप मोटे तौर पे समझिए कि ये जो भी सक्सेशन होगा, अगर विदाउट विल होता है, तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक होगा, फिर वो आपकी इच्छा से नहीं होगा। ठीक है। जी। और विल के माध्यम से होगा तो आप इंडियन सक्सेशन एक्ट में चले जाएंगे, और वो विल के माध्यम से। परंतु आजकल मेरे बड़ा, और इस विषय का, जब आपके पास एक रीजनेबल वेल्थ है, चाहे आप 40 साल के ही हैं, चाहे आप 45 साल के ही हैं, चाहे आप 50 साल के ही हैं, आपको इसके बारे में चर्चा चालू करनी है। जी। और मेरा ये मानना है, संजीव जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी सर। जी। अच्छा, मेरा मेरा ये मानना है कि आपको इसके विषय में एक थॉट प्रोसेस अपना एक टाइमली रहते हुए, कि आप समझे कि आज मेरे को 15 साल या 20 साल नौकरी करते हुए हो गए, या बिजनेस करते हुए हो गए,
या मैंने ये वेल्थ अपने डिफरेंट तरीके से एक्यूमुलेट की है, कुछ फोर फादर से आई है, उसकी ये हो गई है, और आज मेरी एक कंप्लीट फैमिली भी हो गई है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है। मैं ये सुझाव दूंगा कि उसकी चर्चा, उसका थॉट प्रोसेस जब आप 40-45 साल के हो जाएं तभी से करना चालू करना चाहिए। कम से कम इस उम्र में तो चालू कर ही देना चाहिए। और हर तीसरे या पांचवें साल में उसको उसको डायनेमिक बनाना चाहिए। जब भी कोई इवेंट हो, जब भी कोई चेंज हो आपके बेनिफिशियरी में या कोई आपकी वेल्थ में, तो उसको आपको रीडू करना चाहिए। जी। तो और अच्छे कंसल्टेंट से, मैं इसमें एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, ये गूगल से सलाह लेकर, या जो कई बार हम देखते हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर कुछ लोग बैठे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके लिए बना देते हैं, आप उनसे बनवा लेते हैं, अपने आप बना लेते हैं। आप करोड़ों रुपए की वेल्थ की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको राइट कंसल्टेंट को अपॉइंट करना है, कर अच्छी रीजनेबल फीस देनी है, जिससे कि आपको राइट गाइडलाइंस मिल सके, राइट गाइडेंस मिल सके, जी। और आपके डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक हो सके। और ये एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती है। जी। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जैसा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि सही समय पे सही इंसान का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर सही समय पे सही इंसान सही गाइडेंस दे देगा तो हमें सही टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन का मौका मिल जाता है, जिससे कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो अक्सर जो लोग गूगल करते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस और नॉलेज की कीमत होती है। जिसने वक्त लगाया है एक स्पेशलाइजेशन को क्रिएट करने में, उसको आप गूगल से पढ़कर नहीं आप उसको कंपेयर कर सकते, या उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो हर एक की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। तो हमें जब भी किसी भी सब्जेक्ट पर आगे बढ़ना है और अच्छे लेवल पे सही दिशा में आगे बढ़ना है, तो हमें सही इंसान की जरूरत है और सही इंसान को ही हमें हायर करना चाहिए। इसमें मैं और एक बात कहूंगा जी। कि मैंने ये देखा है कि बिना थॉट प्रोसेस किए हुए बहुत सारी वेल्थ क्या है, 20-25% भी वेल्थ फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन पे कई बार मिस हो जाती है जाने में। तो आपको पूरा स्टॉक लेना जरूरी है। जी। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी शख्स के साथ, ये मेरा पर्सनल एक थॉट शेयर कर रहा हूँ आपसे भी और ऑडियंस से भी, तो हो सकता है हम्म। इससे हमारे ऑडियंस को कुछ बेनिफिट मिले। मैं किसी के साथ हम्म। डिस्कस कर रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बंद पड़ी हैं, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने सही टाइम पे सक्सेशन प्लानिंग नहीं की। और वो उस हम्म। फैमिली में वो जो बड़े बुजुर्ग थे चले गए, प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से वो जो आगे के उनके सक्सेसर थे उनको भी नहीं मिल पाई। हम्म। तो ये एक बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब अपनी प्रॉपर्टी होते हुए भी वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ बताएं कि ये ऐसा क्यों हुआ। हमने देखा, आप कनॉट प्लेस से लेकर और अपने अपने लोकल एरिया में भी घूमेंगे, तो अगर 100 प्लॉट बन गए हैं, लेकिन आपको 2-4 प्लॉट किसी भी कॉलोनी में ऐसे मिल जाएंगे या 5-10 भी मिल जाएंगे। ये विषय ऐसा है, कई बार तो उनके ओनर्स का ही नहीं पता है, कई बार उनके ओनर्स आउट ऑफ इंडिया हैं, कई बार उनमें आपस में डिस्प्यूट चल रहा है सालों साल तक कोर्ट के अंदर, और कई बार ओनर्स की डेथ हो गई है, कोई उसका वारिस ही नहीं है। आजकल मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ, कई जगह कुछ बोर्ड लगे होते हैं अपना, वो एडवोकेट का या प्रॉपर्टी डीलर का या किसी का भी बोर्ड लगा देते हैं, परंतु उसके बाद भी मैं देखता हूँ सालों साल उसमें कुछ नहीं होता है। और कई जगह कुछ लोग इसमें रेकी करते रहते हैं और उस पर कब्जा करने की भी कोशिश करते हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज पे। जी। और विषय मैंने कहा ना, मतलब कई कनॉट प्लेस की भी बिल्डिंग में देखोगे या और किसी बड़े प्लेसेस पे देखोगे आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी यही हाल है।
तो उसमें बड़े बड़े डिस्प्यूट होते हैं, कई कई 20-20, 30-30, 40-40 सालों से डिस्प्यूट चल रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन भी आ चुकी है, केस लड़ रही है। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग छोटी प्रॉपर्टी जहां होती है, जहां डिवीजन ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो वो इररेलीवेंट हो जाती है कि कौन उसका केस लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। किसी के लिए 20-25-50 लाख के लड़ने के लिए वो कोई बाहर बैठा है, यूएस में बैठा, वो कहता है मैं केस ही नहीं लड़ूंगा, मेरे लिए इररेलीवेंट है ये। तो एक जनरेशन में कई बार ये बड़े इश्यूज आते हैं। तो वही मैंने कहा, टाइमली फर्स्ट ओनर अपनी टाइमली चीजों को सलटा के, उसको सेटल करके, अपनी उसकी क्लियर ओनरशिप देकर अगर रखता है तो चीजें स्मूथली ट्रांसफर हो जाती है और एंजॉय कर पाता है। लेकिन यही दिक्कतें आ रही हैं कि हम इस चीज को ढंग से, मैंने देखा बहुत लोगों के पास गांव में प्रॉपर्टीज है, वो ट्रांसफर होके पहले एक जनरेशन चली गई कहीं गांव में। अब हमारे ही फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीजें थी। फिर मैंने कहा कि भाई जाके उनकी सेकंड लड़के को कहा, वो कहीं और रह रहे हैं, तो कई कई साल हो गए, उनकी एज हो गई, तो जिन्होंने गांव में ऑक्यूपाई कर लिया उनकी जमीनों को, फिर भी क्योंकि उनके नाम में थी तो कुछ पैसे मिल गए, उन्होंने वो गए, उन्होंने कोशिश की। तो अगर वो कोशिश ही नहीं करते तो थर्ड जनरेशन आते आते तो बिल्कुल खत्म हो जाती। क्योंकि थर्ड जनरे अभी तो एक आदमी उसका ओनर है या दो आदमी ओनर है, फिर 10 आदमी ओनर हो जाते हैं। तो ये ओनरशिप का बड़ा इश्यूज है। तो आपको टाइमली रहते हुए सबसे पहले मैं हर एक को ये कहूंगा कि पेन पेपर लेकर अपनी जितनी एसेट है, मूवेबल और इमूवेबल, चल और अचल संपत्तियां, उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। और एक रजिस्टर में कहाँ कहाँ वो आपकी एसेट है, कौन कौन सी एसेट है, इसकी एक पूरी डिटेल एक पेपर के अंदर लिख लेनी चाहिए। और कहीं उसके पासवर्ड, अकाउंट नंबर, कोई उसका और कोई डिटेल है तो वो उसमें लिख देना चाहिए। उसमें अगर आपने किसी को नॉमिनी बना रखा है तो वो भी उसके अंदर लिख देना चाहिए, जिससे कि वो एक पेपर पे एक एसेट, इसे मैं कहूंगा एसेट रजिस्टर, आपको हर एक व्यक्ति को अपना एक क्रिएट करना चाहिए। सबसे पहला काम अगर फैमिली में किस कोई करना है, यही हम नहीं कर पाते तरीके से। और आज और कल में, जबकि ये काम बहुत बड़ा काम नहीं है, ये तो आपको अगर आप बैठेंगे और लिखना चालू करेंगे, फिर एक हफ्ते में बार बार थॉट आएंगे। उसमें कई बार क्या होता है कि आपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल दे दी, आपने लॉकर्स की डिटेल दे दी, आपने अपनी प्रॉपर्टीज की डिटेल दे दी, आपने अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दे दी, आपने अपनी कंपनी के अंदर आपकी शेयर होल्डिंग क्या है किसी कंपनी में वो दे दी, आपने किसी पार्टनरशिप फर्म में आपका शेयर क्या है वो भी लिख दिया, आपने अपनी किसी एलएलपी में क्या शेयर है वो भी लिख दिया, आपकी कौन सी प्रोप्राइटरशिप है वो भी लिख दिया आपने। ये सारी चीजें आपने पोस्ट ऑफिस में क्या जमा कर रखा है, कौन सी स्कीम में है वो भी लिख दिया, आपके म्यूचुअल फंड में क्या है, आपके लिस्टेड शेयर्स में क्या है, आपका कौन सा डीमैट अकाउंट है, आपके कौन से बॉन्ड है, आपकी कौन सी एफडीज हैं। ये एक एसेट क्लास हो गई जो अमूमन तौर पर सब लोग अपना जानते हैं, राइट। और उसमें फिर अगला स्टेप आता है कि आपके पास ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरीज कहाँ पर रखी हुई हैं, आपके पास अपनी ओन कौन सी है जो विल लिख रहा है, आपकी वाइफ की कौन सी है, आपकी और दूसरे फैमिली मेंबर्स की कौन सी है, उसका सेग्रीगेशन भी। नहीं तो कई बार आपने अपनी ज्वेलरी को सेग्रीगेट नहीं किया तो वो क्लियर, जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं सबसे पहले आप उसकी ओनरशिप है आपके पास या नहीं है। ये ओनरशिप वर्ड बड़ा क्लियर है। आपने कोई मकान ले रखा है लेकिन अभी वो आपके नाम में ही नहीं चढ़ा, तो उसकी ओनरशिप कैसे आपके पास आई हुई है वो क्लियर होनी चाहिए। और किसी एसेट क्लास की क्या कोई आपने पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे रखी है क्या, वो भी आपको क्लियर करके रखना चाहिए, जिससे कि आपके जो लीगल हेयर बनेंगे या जो बेनिफिशियरी बनेंगे वो उसको समझ सकें और उसको आसानी से उस तरह से ले सकें। और कई बार हम इन सब एसेट की जो मैंने अभी बताई है इसकी तो चर्चाएं हम कर लेते हैं,
लेकिन कई बार आपके घरों में ऐसी चीज होती है, ऐसे पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं जिसका कोई जिक्र नहीं करते कि आपके पास 100 साल से एक पेंटिंग आपके ड्राइंग रूम में टंगी है, वो एक ही पेंटिंग है। अब उसकी वैल्यू हो सकता है कि कई करोड़ की हो, कई लाख की हो। तो वो ओनरशिप कैसे जाएगी और किसको जाएगी? क्योंकि पेंटिंग तो एक ही आदमी को जाएगी, या दो आदमी जो एक ज्वाइंटली रह रहे हैं उनको चली जा सकती है। जी तो आपके कोई घर की ज्वेलरी एक ऐसी है, हार है, बेशकीमती हार है, वो किसको जाएगा? जो एंटीक है, जो आपकी एक पीढ़ी से, 5 पीढ़ी से चल रहा है या 7 पीढ़ी से चल रहा है, कोई ऐसा कपड़ा भी हो सकता है, कोई आपकी वॉच है जो आपको 50 साल पुरानी है, कोई जिसकी कीमत आज कई करोड़ों की हो गई है। तो आपका एक चेयर ही है। तो ऐसी बहुत सारी एंटीक चीजें हो सकती है जिसको शायद हम कई बार, बहुत मैं देखता हूं, मिस कर जाते हैं और बाद में उसके झगड़े होते हैं। तो जी उसकी एक प्रॉपर लिस्ट सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी ये काम करना है, वो एक बना लेनी चाहिए। बाकी सारे स्टेप उसके बाद के हैं। जी। तो खेमका जी, आपके साथ सबसे बड़ी एक अच्छी बात यह है कि जब भी आपके साथ कोई भी डिस्कशन होती है, समय का पता ही नहीं चलता। आज भी समय कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। तो सवाल तो बहुत हैं, और वो मैं हम आगे के अपने एपिसोड्स में कंटिन्यू रखेंगे अपने इस सीरीज में। तो आज का आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने अभी जैसे बताया, चेकलिस्ट के बारे में बताया, इसका स्टेट प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग का बताया, तो एक आखिरी सवाल यह है कि फर्दर हमें किन किन जो फर्दर सक्सेशन प्लानिंग है या स्टेट प्लानिंग है, इनमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो आने वाली मुसीबतें हैं या आने वाले हर्डल्स हैं उनसे बचा जा सके। संजीव जी, ये जो आपने कहा, मैं खाली मुसीबतों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे को मुसीबतें नहीं है, हम अपनी चीजों को बेटरमेंट के लिए प्लान कैसे करें, मैं इस शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा। जी जी जिससे हमारा भी जीवन और हमारी आने वाली पीढ़ी का भी जीवन, और जो हमने क्रिएट किए उसके साथ भी जस्टिस हो सके, और जिनको वो जाना चाहिए वो सुचारू रूप से जाए। जी और आजकल हम देख रहे हैं कि फैमिलीज बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है। अब एक फैमिली की सक्सेशन प्लानिंग में या एक बिजनेस की सक्सेशन प्लानिंग में, कि आपके बच्चे आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, नहीं आना चाहते तो आपको उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। जैसे बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो कि अगर बिजनेस में आना चाहिए तो क्या आपके बिजनेस इतने स्ट्रेंथन है कि अगर आपके साथ 2 लोग और ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 बच्चे और ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी रेमुनरेटिव होगा? या रेमुनरेटिव कैसे उसको बना सकते हैं हम? क्या हम उसका बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्या कोई हॉरिजेंटल या वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं? या कोई उसमें हम नई लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट का हो, जो उनकी कोर स्किल से रिलेट कर सकता है? ये सारी विषय हैं जिनकी फैमिलीज के अंदर चर्चाएं होनी चाहिए। मैं सबसे, जब एक एसेट क्लास की बात करता हूं, तो वो एसेट रजिस्टर की जानकारी जो मैंने अभी बताया आपको, वो कम से कम फैमिली मेंबर में कम से कम एक व्यक्ति के पास तो जरूर होनी चाहिए। और उसका कहाँ रखा है वो सबके पास भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी लेवल, हर एक फैमिली की अपनी यूनिकनेस है, परंतु फैमिली के अंदर अगर हम फेथ के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें अपने आप में खत्म हो जाएगी। और वो जब आपने, मैंने जो एसेट क्लास, एसेट रजिस्टर की बात कही है, उसको टाइम एंड अगेन आपको मॉनिटर करना है और अमेंड भी करना है। आपने कोई एसेट उसमें से बेच भी सकती हो, दोबारा ले भी सकती हो। आपका कोई एक बैंक अकाउंट है वो आपने बंद कर दिया, दूसरा खुलवा लिया। आपने किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया, आपने किसी के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है जो आपकी लाइफ में चलता रहता है।
तो वो हर बार अमेंड करके उसकी तारीख उसके ऊपर लिख के कब तक की अमेंडमेंट करके आपने उसको नया रूप दिया और नया अपडेशन कर दिया, वो रखना चाहिए। और कम से कम एक व्यक्ति को, और हो सके तो सभी को, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और कई बार ये देखने को आया है कि हम अपने बिजनेस में कोई ऐसी यूनिकनेस होती है जिसके दम पे हम अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं, तो उस विषय की भी जानकारी अपनी फैमिली के साथ एक टाइमली मैनर में हमारे को शेयर करनी चाहिए। कई बार ये बड़ी दिक्कतें हैं, कोई ना तो सुनना चाहता, ना कोई समझना चाहता, ना कोई उसकी जानकारी हासिल करना चाहता। कई बार ये होता है कि उनकी उम्र भी नहीं होती। आज अगर मेरी कोई किसी की शादी 27-28 साल में हो रही है और उसका 18 साल का बच्चा है, तो वो 18 साल का बच्चा या 20 साल का बच्चा नहीं है, जानकारी हासिल करना चाहता है या उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। और आपकी जो वाइफ है, वो हाउस वाइफ है, सपोज जो होम मेकर है, वो कहते हैं मेरे को नहीं मालूम इन सब चीजों को, ना मेरे को कोई जानकारी है, आप संभालो अपना दुकानदारी। जी। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम ये तो बता दें कि मेरा जो सब कुछ है वो इस जगह पे है। और कोई बिजनेस में कोई आपका बिजनेस प्रोसीजर है, बिजनेस का कोई लेन देन है, कोई मेजर लेन देन है, आउट ऑफ बिजनेस है जो रिकॉर्डेड नहीं है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, कहीं रिकॉर्डेड नहीं होता है या पुराने कई सालों से चली आ रही है, उसके डॉक्यूमेंट 20 साल पहले कोई किसी को आपने बैंक के थ्रू लोन दिया है, अब 20 साल पहले और वो चला आ रहा है, उसका कोई आपने ऐसी फ्रेंडली लोन दे दिया लेकिन वो है लोन बड़ा अमाउंट है, या आपने कोई ऐसी और चीज दे दी जो एक डिस्प्यूटेड है, कोई केस चल रहा है, उसकी जानकारी नहीं है, कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ओनरशिप आपके पास आई नहीं, और आपने वो केस चल रहा है कोर्ट में है, उसकी जानकारी ही नहीं है किसी को भी। और आपके बाद अगर वो वकीलों को जानकारी है खाली, वकील हो सकता है कि उसको खत्म कर दे। तो इस तरह की चीजें कई बार संज्ञान में आती है। तो बहुत सारे विषय हैं, हर एक ब्यूटी ये है और डिफिकल्टी ये है, हर एक फैमिली एक यूनिक फैमिली है, हर एक फैमिली की एसेट क्लास एक यूनिक है, और हर एक फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक है, और जिसकी वेल्थ है उसके ऑब्जेक्ट है। कई बार हमारी हमने देखा कि मैं हमारी जिम्मेवारियां हमारी फैमिलीज के बियॉन्ड भी होती है। कोई हमारा रिलेटिव है, कोई हमारा ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई इन लॉज में है, कोई फार रिलेटिव है, कोई हमारे फ्रेंड है, कई हम हमारा सपोर्ट सिस्टम उनके साथ भी चल रहा होता है। तो वो बच्चों की जानकारी में या हमारे लीगल हेयर की जानकारी में नहीं है, लेकिन वो सदियों से चल रहा है, उसकी डिपेंडेंस हमारे ऊपर है। तो वो जब तक विल के माध्यम से या किसी और भी माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से अगर राइटिंग में नहीं आएगी, तो वो बेनिफिशियरी इमीडिएटली हमारी डेथ के बाद वो बेनिफिट उनको जाना बंद हो जाए। तो कोई ना कोई ऐसा यूनिक सिस्टम, जिसके बहुत तरीके हैं, जब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि विल बनाना ऐसा आसान काम नहीं है कि आप मेरे पास आए, या मैं खाली विल बनाना नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास आए और आपने कहा ये मेरी वेल्थ है और मेरे को इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो एक वो बड़ा प्रोसेस है। मैं करने को आप मेरे को मैं कहूंगा कि आपको विल बनानी है, आप अपनी सारी एसेट दे दो और मैंने विल बना दी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उसका एक तरीका है, मेरे को आपको समझना है, आपकी फैमिली को समझना है, आपकी एसेट क्लास को समझना है, आपकी जिम्मेवारियों को समझना है, और ये दिल का मामला है, दिल को समझना है आपके। फिर दिल के साथ उसको दिमाग को जोड़ना है, दिमाग के साथ जोड़ते जोड़ते आपके लॉ को जोड़ना है, लॉ को जोड़ते जोड़ते उस समझदारी से वो कैसे प्रॉपरली काम हो, और वो कैसे टैक्स एफिशिएंट भी हो। कई बार हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दें जो पता लगा हम सहूलियत देने की जगह उसमें काफी बड़ा अमाउंट टैक्सेशन में ही चला गया, कई बार ऐसा भी देखने को आया है। तो उस स्ट्रक्चर को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, कैसे बढ़िया बनाया जाए, और जिससे कि जो आप चाहते हैं वो भी काम हो जाए, और बेनिफिट भी ट्रांसफर हो जाए, सारी एसेट भी ट्रांसफर हो जाए, और स्मूथली भी हो जाए। क्योंकि इंडिया में आजकल क्या हो गया है, वेल्थ विद इन इंडिया भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, वेरी विद इन रिलीजन भी हो सकती है, इंटर रिलीजियस भी होती सकती है। तो कई बार
रीमैरिज भी के भी इश्यूज हो सकते हैं, कई बार विडोवर के इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं। तो जब हम इनहेरिटेंस लॉज में जाएंगे, जब हम नेक्स्ट एपिसोड में जब भी आप करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो करेंगे। जी। तो मेरा यही कहना है, इस टोटल थॉट प्रोसेस को, अपनी स्टेट प्लानिंग की और आपने जो बिजनेस क्रिएट किया, अगर आप बिजनेस में हैं तो उसकी भी ओनरशिप और मैनेजमेंट कैसे ट्रांसफर होगी, ओनरशिप कैसे होगी, और जो मैनेजमेंट है उसकी कैसे ट्रांसफर होगी। तो आपने कई बार देखा अभी कि गोदरेज ने भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन की सक्सेशन प्लानिंग की है, उसका रिवीजन हुआ है। आपने अभी देखा मुकेश अंबानी जी ने भी किया है, आपने उससे पहले देखा नाडार ने किया है, और बहुत सारे बिजनेस हाउसेस ने वो टाइमली करना, वो उस प्लानिंग को टाइमली, वेल्थ तो आपने कर दी, परंतु अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि एलिजाबेथ की डेथ होगी तभी प्रिंस चार्ल्स 70 साल के बाद प्रिंस बनेंगे या राजा बनेंगे। मैं मतलब इतना वेट नहीं चाहता, राइट टाइम पे जो आपने वेल्थ क्रिएट की है कम से कम उसका एक पोर्शन, ऐसा भी नहीं चाहता लेकिन जैसा रेमंड्स का केस हुआ जी। कि उन्होंने सारी वेल्थ अपने बच्चे को गिफ्ट दे दी और वो खुद रेंटेड हाउस में रहे, दोनों चीजें हैं। ठीक है, इसके बीच में राइट बैलेंस बिठाना और राइट तरीके से करना, खाली मैं कहूंगा इनहेरिटेंस लॉज में जाना है या मैं कहूंगा खाली विल में जाना है, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप जो गिफ्ट के माध्यम से, ज्वाइंट होल्डिंग के माध्यम से, आप ट्रस्ट के माध्यम, मतलब हर एक के विषय की अलग यूनिकनेस हो सकती है, और आपकी वेल्थ कितनी है, कितनी बड़ी है, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन लोग हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड है, डिसेबल्ड मेंबर है, या आप खुद अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी आती है उस सिचुएशन में आपकी कैसे उसकी वेल्थ का यूज होगा। ये सारे विषयज हैं जो हमारे को डिस्कस करने हैं, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कई बार मैं पेन से लिख ही नहीं पाऊंगा, कुछ समय बाद हो सकता है मेरी मेमोरी चली जाएगी, फिर मेरी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, उस समय मेरे को कौन, मेरी वेल्थ को मैं कैसे भोगूंगा, वो मेरे कैसे काम आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर मैं मर जाऊंगा, नहीं मैं अगर 90 साल तक जिंदा रहूंगा, तो मेरी वेल्थ को किस तरह से मैं रखूं कि मेरे को किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये भी एक हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एवरेज लाइफ बढ़ रही है, तो ये भी एक विषय है। तो सारे विषय को हमारे को अ, समझना है, देखना है, और हर एक फैमिली को उससे डिस्कस करने के बाद, काफी लंबे प्रोसेस होते हैं ये, काफी काफी मीटिंग होती है, कोई रूठता है, किसी को मनाना पड़ता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, राइट, किसी को इक्वल पसंद नहीं है, किसी को अनइवन पसंद नहीं है, किसी को हमने पहले दे दिया तो वो बाद में भी लेना चाहता है, राइट। तो ये सारे विषय हैं। तो मेरे हिसाब से जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये सारे विषय लेंगे। और आज मेरे ख्याल, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज का विषय मेरे ख्याल यही। बस हर एक आदमी को ये जरूर मैं आज मैसेज जरूर देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस प्रोसेस को टाइमली मैनर में विदाउट हेजिटेशन अपने किसी कंसल्टेंट के पास, सबसे पहले आप अपना एसेट रजिस्टर बनाने के बाद और उस पर अपने घर को बताने के बाद उस पर चर्चा करें। और आपको, आप चाहते हैं कि मेरा, जब मैं इनहेरिटेंस लॉज और विल की बात कर लूंगा, वो सारी चीजें समझने के बाद आप अपना मन बनाएं कि आपको इनहेरिटेंस लॉ के माध्यम से जाना है या विल के माध्यम से जाना है या किसी और माध्यम से जाना है। हो सकता है आप, जनरली मैंने देखा है कि आप कई बार डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसके लिए ही किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ आपको विचार विमर्श करना चाहिए, जो इसके विषय की पूर्ण जानकारी रखता है। और क्योंकि विषय कई बार छोटा लगता है, परंतु आपके जीवन भर की कमाई का विषय है, और डिफिकल्ट विषय, एक एक लाइन बड़ी डिफिकल्ट है, एक एक सिचुएशंस बड़ी डिफिकल्ट है। मैं तो, और इतनी कोर्ट में मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम क्या, मोर देन 50-60% केसेस बिकॉज ऑफ द फैमिली एंड बिजनेस डिस्प्यूट्स और बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ही हैं।
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हर चीज की जरूरी है। वो भी जब झगड़ा पड़ जाता है उसके बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाती है। और इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, कि सभी लोगों को इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, थॉट प्रोसेस करना चाहिए और सुखमय जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जी सर, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि सवाल तो बहुत हैं और आपके साथ जैसे मैंने पहले बताया कि समय का पता ही नहीं चलता। तो हमें अपनी एक जो समय का जो हमें कमिटमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए आज यही समाप्त करना पड़ेगा। और इस चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि 2-3 एपिसोड्स हैं, उसमें हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं आपसे। और मैं समझता हूँ कि आज की इस एपिसोड से हमारे दर्शकों को बहुत सारा जो है क्लैरिफिकेशन मिला होगा, उनकी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं सॉल्व हुई होंगी। और साथ ही मैं ये भी अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत ही गहरे विचार करने वाला मुद्दा है। तो सब हम सबको जो है इसको प्रॉपर तरीके से सही समय पर सही इंसान के साथ या सही कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, और ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सके और ट्रबल फ्री लाइफ जी सके। बाकी आज हमने सक्सेशन प्लानिंग और स्टेट प्लानिंग की बात की। आगे हम इनहेरिटेंस लॉ और विल की भी बात करेंगे थोड़ा सा। आज आपने हमें चेकलिस्ट दी कि हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो चल अचल प्रॉपर्टी हैं, एसेट्स हैं, उन पे हमें लिस्ट कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ों की लिस्ट बनानी है, कैसे बनानी है, कैसे अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, हाँ। मैं एक और गुजारिश करूंगा कि आप लोगों का अगर कोई भी सवाल हो, आप जो पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट fii.org.in पर आ सकते हैं। वहां पर आप अपनी क्वेरी रेज करें, हम आपके हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपको दिलाने की कोशिश करें। तो जितेंद्र जी, आज के इन्हीं बातों के साथ आज हम इजाजत लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।